बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंगल ओपनिंग रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर हैं। आर्टिकल 63A के हवाले से आज सारा दिन फिर वही अजीबो गरीब किस्म की डेवलपमेंट्स होती रहीं और सुबह सबसे पहले 9 बजे कमेटी का इजलास बुलाया गया और पहले ज़राए की जानिब से बताया गया कि जी इजलास में मंसूर अली शाह साहब का इंतज़ार करते रहे, वो नहीं आए तो 11 बजे के करीब अब दोबारा फैसला किया जाएगा कि क्या करना है। लेकिन फिर इसी दौरान ख़बर ये आ गई कि जो दो जजेस आपस में बैठे यानी कि चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के पीएस से रब्ता करके कहा कि जी शाह साहब से पूछें अगर हम उनको बेंच में शामिल कर दें तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा जी अपना बेंच अपने पास ही रखें और अपनी कमेटी अपने पास ही रखें, ना मैं कमेटी का हिस्सा बनूंगा ना ही मैं बेंच का हिस्सा बनूंगा। इन्हीं ऑब्जर्वेशन के साथ उन्होंने इनकार कर दिया और जो उनके सेक्रेटरी के ज़रिए आगाह कर दिया गया इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अमले को और कमेटी को, तो फिर बेंच तश्कील दे दिया गया असर नो और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब को इसमें शामिल कर लिया गया। उनसे पूछा गया जी क्या आप तैयार हैं, तो उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने कहा जी मैं तैयार हूँ। जैसा कि सब लोग ही कल से नाम ले रहे थे कि जी या अफ़गान साहब आएंगे या फिर वो हिलाली साहिबा होंगी या तारिक मसूद साहब को बुला लिया जाएगा, लेकिन वो जो ज़्यादा नाम सबसे ज़्यादा जिस नाम पे वोट आ रहे थे कि ये अपने नईम अख्तर अफ़गान साहब होंगे, वही आए बेंच का हिस्सा बन गए। और आइन और कानून की नाज़रीन अब किस अंदाज में धज्जियाँ उड़ाई गई इस मामले में, वो ज़रा मैं मुख्तसर आपको बताना शुरू करता हूँ। एक नहीं दो सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने थंबनेल में लिखा है, क्यों लिखा है पहले इसकी तरफ आते हैं। नाज़रीन एक आम इंसान जब कोई केस उसके ख़िलाफ़ फैसला आता है उसके पास 30 दिन होते हैं कि वो नज़रसानी दरख्वास्त उसके ऊपर दायर कर सकता है। 17 मई को अगर फ़ैसला आया हो किसी के ख़िलाफ़ तो उसके पास 16 जून तक का वक्त होता है कि वो दरख्वास्त दायर कर सकता है। अगर वो दरख्वास्त दायर करनी हो, कोई कागजात का मसला हो, कम मिल रहे हों या कोई उसका ऐसा इशू आ जाए, उसमें वो रजिस्ट्रार ऑफिस को एक दरख्वास्त देता है जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस को ये इख्तियार होता है कि वो उसको 15 दिन का वक्त दे देते हैं और ये 2 से 3 दफ़ा वक्त लिया जा सकता है आराम से। वैसे तो अनलिमिटेड है लेकिन 2 से 3 दफ़ा तो हर बंदे को मिल जाता है। अगर वो वक्त नहीं लेता, वो डायरेक्ट ही पटिशन दायर कर देता है रिव्यू और वो डिले होती है 17 को, यानी कि 16 जून तक उसने फ़ाइल करनी है, वो 18 जून को 17 जून को फ़ाइल करता है तो कहा जाता है आपका 1 दिन का डिले है, 2 दिन का डिले है, 3 दिन का डिले है। तो अब डिले को कंडोन करने के लिए यानी कि ज़ायदुल मियाद होने को ख़त्म करने के लिए आपके पास रीज़न क्या है कि क्यों, ठोस वजह पहले बताएं। जब ठोस वजह को ना बता पाए या जो भी वजह बताए अदालतें उसे इत्तफाक नहीं करती होती, कहती हैं कि जी हमने एक दफ़ा रिलीफ दे दिया तो फ्लड गेट खुल जाएगा, यानी कि फिर हर बंदा ही आ जाएगा, वकला वो फैसला जेब में डाल के फिरेंगे कि जी फ़लाँ को हमने रिलीफ दिया था, उसका डिले कंडोन किया था तो मेरा डिले भी कंडोन किया जाए। इस हवाले से फिर बेंच का नॉर्मल यही रवैया होता है, हर अदालत का, खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत से भी एक दिन डिले हो तो फाइल उठा के फेंक दी जाती है कि जनाब डिले है, बाकी मेरिट के ऊपर हमने जाना ही नहीं है, डिले के ऊपर ही खाली रहें और आपका केस खारिज। 17 मई 2022 आर्टिकल 63A का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डिफेक्टेड वोट काउंट नहीं होगा। 23 जून को यानी कि 7 दिन के बाद नज़रसानी दरख्वास्त दायर की जाती है, जिसका अदालत में जिक्र 3 दिन का किया जा रहा था, लेकिन जो तारीखें लिखवाई वो मेरे हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 17 मई और 23 जून कमेंट्स में मुताबिक कितने दिन बनते हैं। अदालत बहरहाल 3 दिन कह रही थी इसको, चलें ठीक है उनकी भी मान लेते हैं। 3 दिन भी अगर कम से कम मान ले तो ताख़ीर से ये रिव्यू दायर हुआ। पहली बात ये होनी चाहिए थी कि जनाब ताख़ीर की वजह बताएं, इस पर मुतमईन करें फिर आगे चलेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। डायरेक्ट ही कहा गया जी फैक्ट्स बताएं क्या केस है और क्यों है। मेरिट्स के ऊपर ही आर्गूमेंट शुरू करवा दिए गए शहजाद शौकत साहब से और वो भी आर्गूमेंट करते रहे, एक तरफा ट्रैफिक चलती रही। अली जफ़र साहब ने इतराज़ करने की कोशिश की, उनको रोक दिया गया, कहा गया जी हम बड़े अच्छे अंदाज में केस चलाना चाहते हैं, आप प्लीज़ जाके बैठ जाएँ, हम आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं, आप जाके बैठ जाएँ, आप सेनेटर हैं, आप जाके बैठ जाएँ। आखिर अली जफ़र को रोस्तम छोड़ के आना पड़ा। वो बार बार कहना चाहते जी मेरा बेंच की तश्कील पे एतराज़ है और पता भी था, उन्होंने तहरीरी एतराज़ भी दायर किया हुआ था, लेकिन उनके एतराज़ को सिरे से मकसद सुनना नहीं था ना, इग्नोर करना था। उन्हें क्या कहा जी आपकी इज़्ज़त इसी में कि आप जाके बैठ जाएँ। वो जाके जनाब बैठ गए। अच्छा इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता ही है नाज़रीन के जब वो जाके बैठ जाते हैं फिर एक तरफा ट्रैफिक चल पड़ती है और शहजाद शौकत साहब अपने भारी भरकम आर्गूमेंट्स करते हैं। नॉर्मली होता ये है कि जब भी किसी वकील के साथ कोई एक आधा मुआवन वकील के अलावा कोई खड़ा हो ना, तो ख़ासकर काजी साहब वो बैठ उसके कहते हैं यार आप पीछे हट जाएं, आप क्यों यहाँ खड़े हुए हैं, बिला वजह खड़े हुए हैं। आज मजमूई तौर पर 5 लोग रोस्टम पे खड़े रहे और
तवील देर तक खड़े रहे, किसी को हटने का नहीं कहा गया अनलेस बैरिस्टर हारिस अजमत ने इंटरफेयर किया, तब उन्हें कहा कि जी आप कौन है, आप जज पे जाके बैठ जाएं, या एक दो वकील खुद थक के आके बैठे तो हटाया गया उन्हें, अदरवाइज़ किसी को हटाया नहीं जा रहा था। ये बड़ी एक अजीब सी बात थी, क्योंकि सारे शायद वो हमनवाई वाले मामला थे इस वजह से कि वो बातें की जा रही थी जो अदालत सुनना चाह रही थी, जो बेंच सुनना चाह रहा था, जो बेंच को मज़ा आ रहा था इन बातें सुनने का। और ये हवा नाज़रीन तेज़ चली है, जिसकी वजह से दौरान कार्रवाई ही ये मेरा जो फ़ोन था ये स्टैंड ही गिरने वाला था। अच्छा, ये मामला चल रहे थे कि इसी दौरान फिर जब शहजाद शौकत ने भी आर्गूमेंट्स किए, बार बार वो ये कहते रहे कि जी आइन में कहीं नहीं लिखा कि वोट काउंट नहीं होगा, ये आइन से हटकर ये प्रोविज़न शामिल की गई है, फैसले में ये लिखा गया है। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे एक ऑर्डर पढ़वाया, वो था 21 मार्च का ऑर्डर, जिसमें सिंध हाउस पे हमले का भी जिक्र किया गया था। और पूछा कि ये क्या मामला है, तो जजेस ने जब पूछा तो उनको बताया गया कि जी ये जो मुनहरिफ अरकान थे उनको परपोर्टेडली मुनहरिफ अरकान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। वो जब सिंध हाउस में थे तो कहा गया जी वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ रैलियाँ निकालने को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यानी इमरान खान ने हुक्म दिया था। तो उनके हवाले से फिर कहा गया कि जी ये उनके खिलाफ रैलियाँ थी तो वो वहाँ पर मौजूद थे, उनके लिए ये एहतजाज हो रहा था। और वहाँ पर जब सिंध हाउस पर हमला किया गया तो FIR दर्ज हुई और IG ने कहा कि जी हम इसको कानून के मुताबिक परस्यू करेंगे। ये मामला सामने आया और फिर कहा गया कि जी 184(3) की दरखास्तें और ये जो 186 सदारती रेफरेंस इन दोनों को यकजा कैसे किया गया। तो इस सवाल पर वकीलों को कह के तैयारी करके हैं। दूसरा कहा गया कि जी फैसले में अमेरिका के, कनाडा के, इंडिया के और इंग्लैंड के हवाले दिए गए हैं। उन मुल्कों में फ्लोर क्रॉसिंग पे 63A के मामला जो ये लीगल पॉइंट है वहाँ पर आइन की पोजीशन क्या है, इसे भी आगाह करें। और सबसे इंटरेस्टिंगली चीफ जस्टिस साहब डिले को कंडोन करने जा रहे थे कि जी आपको कोई इतराज़, आपको कोई इतराज़। पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमें इतराज़ नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली के वकील थे बैरिस्टर हारिस अजमत, उन्होंने कहा कि जी मुझे स्पीकर कोई इतराज़ नहीं है, रिव्यू पे हम इसको सपोर्ट करते हैं। फिर आए वफाकी हुकूमत, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा जी हम सपोर्ट करते हैं। सारी सपोर्टिव आ रहे थे। अली जफ़र साहब बीच में आए, उन्होंने कहा जी हम अपोज़ करते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है आप अपोज़ करते हैं, आपको हम कल सुन लेंगे। तो उन्होंने कहा जी डिले पे तो आपको इतराज़ नहीं है ना, तो उन्होंने कहा जी डिले के ऊपर बिल्कुल इतराज़ मौजूद है, कंडोनेशन ऑफ डिले पे हम इतराज़ करेंगे। तो फिर कहा अच्छा चलें ठीक है, बस आप इतराज़ अभी ना करें, आपको कल सुनेंगे। अब कल तक समात को अर्जेंट किया गया, तो ये थी कि फ़ैसला मुअत्तल किया जाएगा, लेकिन क्योंकि जब उन्होंने वंस फॉर ऑल डिसाइड कर देना है, वो चांस नहीं लेना चाह रहे मुअत्तली का, तो इसलिए अब इसी बेंच से ही वो करवा लिया जाएगा। अब ये पहली बार ज़िंदगी में ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऑथर जज जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, कागज़ों में बेंच का हिस्सा भी है, उसने रिक्यूज़ भी नहीं किया हुआ, उसको उठा के बेंच से बाहर फेंक दिया गया है, जो अनप्रेसिडेंटेड है। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक रिव्यू में ऑथर जज को उठा के बाहर फेंक दिया जाए और उसको ये मौका तक ना दिया जाए कि जो लिखा हुआ अपना फ़ैसला है उसका दिफा कर सके या ये बता सके कि किन हालात में क्या चीज़ें सामने थी, किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखकर ये फ़ैसला दिया गया था। अब हार्डली 1 से 2 दिन की मैक्सिमम बात रह गई है जिस पे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हो सकता है कल या मैक्सिमम परसों ये सुप्रीम कोर्ट एक इजाज़त दे देगी कि सियासतदानों की मंडियाँ लगाई जाएँ, नोटों की बोरियाँ खोली जाएँ, या बंदों को गायब कर दिया जाए, या किसी के अहले खाना को प्रेशराइज़ किया जाए और उनसे वोटें डलवा ली जाएँ, 2/3 अक्सरियत पूरी कर ली जाए और आइन में तरमीम कर ली जाए और आइनी अदालत बना दी जाए। सुबह से चमगोइयाँ चलने की थी, 6 अक्टूबर तक की डेडलाइन है। अब ये पता नहीं किसने किसको डेडलाइन दी है, तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जी डेडलाइन है 6 अक्टूबर की, तब तक ये सारे मामला क्लियर करने हैं। और आज यकम है, तो लग ही रहा है कि 6 अक्टूबर तक ये सारे मामला को निबेड़ दिया जाएगा। मसौदा गवर्नमेंट के पास तैयार पड़ा है, वो किसी से शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन वो सामने आएगा और अनफरंता जो है वो तरमीम है वो मंजूर हो जाएगी और फिर सब लोग देखते रह जाएंगे। और जो बहरान इस सिलसिले में पैदा होगा, मेरी ज़ाती राय में उसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उसके ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तो हैं ही हैं, जो इस वक्त इनकलाबी जज बने हुए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला उसके ज़िम्मेदार होंगे। बाकी वो तमाम जजेस जो सहूलतकारी करते रहे, जमाल मंदो खेल साहब भी इसके ज़िम्मेदार होंगे और मदर आलम मियाँ खेल साहब भी होंगे। ये तमाम वो लोग हैं नाज़रीन जिन्होंने उस वक्त बंदयाल साहब के दौर में सहूलतकारी की और ये रास्ता दिखाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उस वक्त की PDM सरकार को कि आप पंजाब और KP इलेक्शन का ऑर्डर ना माने। जब आपने एक रास्ता दिखा दिया, फिर वो रास्ता आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होना है और अब हो रहा है। आप जो कहते हैं वो मानने को तैयार नहीं है।
पहले भी अंदर से बंदयाल साहब के खिलाफ अंदर से सहूलतकारी हो रही थी, अब वही अंदर से सहूलतकारी आपके खिलाफ हो रही है और आपके इदारे में से हो रही है। एक रिटायर्ड जज साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जब भी अदलिया पर हमला हुआ है तो कैजुअलिटीज़ हुई हैं और लाशें उठाने वाले अदलिया के अंदर ही होते हैं। अब भी उन्होंने कहा कि लाशें उठाने वाले मौजूद हैं। ये कोई वो फिज़िकल लाश की बात नहीं हो रही कि कोई इंसान मर जाए, ये ज़मीरों की बात हो रही है बेसिकली। तो देखिए अब ये मामला किस तरफ जाता है। अभी तीनों अपनी बेंच के साथ हाजिर होंगे कुछ देर बाद, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।